राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रोड खंड के स्वयंसेवकों द्वारा 23 मार्च को बुधवार के दिन देश के क्रांतिकारियों की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान ब्रोड खंड के 25 स्वयंसेवकों ने भाग लिया और सभी स्वयंसेवकों ने क्रांतिकारी वीरों सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि की पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बाल कार्यक्रम इंद्र सिंह ने मुख्य वक्ता की भूमिका निभाई। उन्होंने वहां पर उपस्थित हुए सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए देश के क्रांतिकारियों सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि की पुण्यतिथि पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों से उन क्रांतिकारी वीर सपूतों के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर सूर्यचंद, विनोद कुमार, अशोक कुमार, रोहित ठाकुर, बलवीर ठाकुर, कहन सिंह, राजमल, प्यारचंद, बलदेव सिंह, सोहन सिंह, रामलाल, शिवजीत सिंह आदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक उपस्थित रहे। तो ये भी देखो, उन्होंने भी देश के लिए बड़ा बलिदान दिया है, देश के खातिर अपनी जान गंवाई है। उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर उसके बाद 1927 को उनकी हो जाती है। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन का मतलब क्या है? साइमन कमीशन का मतलब है कि एक कमीशन, एक कमेटी बनाई थी साइमन के नाम से। साइमन ये ब्रिटिशी था, वो इस कमेटी का अध्यक्ष था। उसके नाम से लगी तब रखा था साइमन कमीशन आयोग। तो साइमन कमीशन भारत आया तो उसका उद्देश्य था कि भारत की संसद, जो असेंबली है, जो विधानसभा है, उसका जो संसद का जो संविधान है, उसमें बदलाव लाना है। तो उस साइमन कमीशन में, आयोग में भारतीय कोई भी मेंबर नहीं था। अंग्रेजी ही सारे सदस्य थे उसमें। भारत का कोई भी व्यक्ति उसमें मेंबर नहीं था। अंग्रेजी ही सारे इसमें थे। तो भारतीयों को बड़ा गुस्सा आया। अगर अंग्रेज उसमें मेंबर है तो वो कानून विधि बनाएंगे, संविधान लिखेंगे, तो वो अपने अनुसार लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि भारतीयों को नुकसान होगा। और तो इसलिए वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इस विरोध की जो सभा है ना, इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाहौर में ये चला था। तो उसके बाद ऐसे नारे लगे थे, साइमन कमीशन गो बैक भी, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस प्रकार के नारे लगे थे। तो उस पर अंग्रेजी अधिकारी स्कॉट ने आदेश दिया और वहां पर लाठी चार्ज करवा दी। और लाला लाजपत राय पर डंडों के प्रहार पड़े और लाला लाजपत राय गिर गए और घायल हो गए। और इस लाठी चार्ज से कुछ महीने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार लाला लाजपत राय कर्म दल के नेता थे और उन्होंने क्रांति को अनुमति दी और अपना उद्योग स्थापित कर दिया। और उद्योग में जो भारत का क्या कपड़े का, खादी कपड़े का, या कई चीज के
गया कि उन्होंने अपनी फौज खड़ी कर दी। 2.5 लाख सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खड़े कर दिए और टैक्स भी भारत से वसूल करने लगी और भारत में मतलब पूरे भारत को वही इंडिया ईस्ट कंपनी चलाने लगी थी और उसने 110 साल राज किया। इतनी पावरफुल कंपनी थी वो कि उसी के ही ऑर्डर से, क्योंकि उसके सिपाही भी उसके थे, फौजी उसके थे, तो इतनी पावरफुल थी कि सबको उसने मतलब अपनी हिरासत में ले लिया था। तो 110 फिर क्या हुआ, इंडिया ईस्ट कंपनी खत्म हुई कैसे कि जो इंडिया ईस्ट कंपनी के जो ऑर्गेनाइजर थे, जो मालिक थे, वो बड़े लालची थे, उन्होंने क्या किया कि वो जो फौजी थे उन पर ध्यान नहीं दिया, उनकी पेमेंटें नहीं बढ़ाई और उनका शोषण, उनको भत्ते नहीं दिए और उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी। और फिर जब सुरक्षा उनकी ढीली पड़ी तो हंगामे लगे और इंडिया ईस्ट कंपनी कमजोर हो गई। और फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की भागडोर संभाली, जो विदेशी सरकार ने मतलब भागडोर संभाली और इंडिया ईस्ट कंपनी ये होगी। फिर उसके बाद 110 साल इंडिया ईस्ट कंपनी ने राज किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करने लगी भारत में। अच्छा जी, धीरे धीरे चलते हैं, समझते। फिर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कैसे? प्रथम विश्व युद्ध हुआ ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया देश के बीच में हुआ था। वो उन देशों में आपस में कुछ ऐसी ये होगी और ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया देश के साथ के बीच में युद्ध हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया को बुरी तरह हराया और साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी कि हमारी सहायता करो। रूस ने साइबेरिया की सहायता की और दूसरी साइड ये देख करके ऑस्ट्रेलिया की सहायता जापान ने की। इस प्रकार एक दूसरे की मदद करने के लिए मदद करते करते ब्रिटेन भी इस महायुद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। उस विश्व युद्ध में भारत को कुछ लेना देना नहीं था। तो ब्रिटेन के पीछे, जब ब्रिटेन का राज भारत में था, तो इस वजह से इंडिया को ब्रिटेन वालों ने देखा कि वहां पर हत्याएं होगी, मरना, बलिदान भी देना पड़ेगा कुछ। उन्होंने इंडिया वालों से ये की कि हम आपके देश को आज़ाद तभी करेंगे जब आप हमारी सेना में भर्ती होंगे। तो हमारे देश के नौजवान भर्ती करने से इनकार कर रहे थे, भाई हमने नहीं होना पड़ता, जबरदस्ती। तो महात्मा गांधी ने भी आह्वान किया कि आप भर्ती हो, ब्रिटेन की फौज, ब्रिटिश आर्मी में आप भर्ती हो जाइए और ये युद्ध जीतना है। और यदि ये युद्ध जीत जाते हैं तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो अंग्रेज है, वो चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जबरदस्ती मतलब हमारे युवाओं को भर्ती किया गया, जबरदस्ती ले जाया गया और सबसे ज्यादा पंजाब के युवा भर्ती में गए। तो तभी इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि 1914 से शुरू हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था, तो बढ़ चढ़कर नौजवानों ने भाग लिया। तो इस युद्ध में भारत के 60,000 लोगों की युवा लोगों की मौत हुई थी, 50,000 घायल हुए थे। कितने युवा तो जिनका कोई पता ही नहीं चला था, कोई उनकी ना लाश का पता चला ना कुछ। तो इस प्रकार तो ये प्रथम विश्व युद्ध जीता था ब्रिटिश
ब्रिटेन वालों को जीत के दिया था भारत वालों ने। तो फिर उसके बाद ये ब्रिटिश ही इतने गद्दार थे, इन्होंने आज़ादी तो कहाँ देनी, आज़ादी नहीं दी, लेकिन 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसमें क्या हुआ था, 13 अप्रैल को बैसाखी थी पंजाब में, और जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर के पास ही समीप है जलियांवाला बाग। तो लोग बैसाखी त्योहार में आए थे। तो एक था ब्रिटेन वालों ने रॉलेट एक्ट लाया था, अधिनियम लाया था। तो वो बड़ा दमनकारी एक्ट था जो भारतीयों के लिए बड़ा नुकसानदेह था। उसमें ऐसा था, ब्रिटेन वालों ने ऐसा एक्ट बनाया था कि ऐसा कानून बनाया था कि जो व्यक्ति देश में विद्रोह अगर आज़ादी के लिए उछलता है उसको पकड़ के जेल ठोक देना है। मतलब चाहे शक के आधार पर हो चाहे कैसे भी, भारतीयों को ये कर देना है, ना उससे कोई सबूत मांगना ना कुछ ये करना है। इस प्रकार का था, बड़ा दमनकारी कानून था, एक्ट था, रॉयल एक्ट। तो इस एक्ट के विरोध में उस दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में विरोध सभा चल रही थी, वहाँ सभा भी हो रही थी, बैसाखी भी थी। तो वहाँ सभा हो रही थी। तो शाम के टाइम किसी ने, ब्रिटेन के किसी व्यक्ति ने ब्रिगेडियर कर्नल डायर को सूचना दी कि जलियांवाला बाग में सभा हो रही है, कहीं ये विद्रोह करने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं दंगा हुड़दंगा ये करने की। तो डायर को ये बात सूचना मिली और डायर ने अपनी फौज की टुकड़ी लेकर उस बाग में बिल्कुल पिस्तौल, बंदूक और तोफ के साथ वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग में लोग आए हुए थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, नौजवान थे, कुछ घूमने आए थे। जलियांवाला बाग में वहाँ पर एक ही दरवाजा है, प्रवेश होने के लिए एक ही दरवाजा है, बाकी चारों तरफ 10 फीट की दीवार लगी हुई है, बाकी कहीं से निकासी नहीं है। तो डायर ने जो मेन गेट था उसके पास, उस गेट में तोफ फिट कर दी और सारे अपने जो फौजी थे सारे लगातार कतारबद्ध खड़े कर दिए। और जैसे ही कर्नल डायर ने फायर कहा तो लगातार धड़ 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 15 मिनट में 1650 राउंड दागे गए थे। तो कुछ लोग वहां पर भागने लगे। दीवार 10 फीट ऊंची थी तो लोग उस दीवार में चढ़ने लगे। जैसे जो चढ़ता था वैसे उनको गोली लगती थी, नीचे आ जाते थे। लेकिन एक वहाँ कुआं था, तो बाद में वैसे तो उन्होंने कुएं में छलांग नहीं लगानी थी। तो क्या हुआ, जब तोफ का गोला चला, जब बीच उस मैदान में ये हुआ तो उस तब भीड़ घबरा गई, बड़ी बुरी तरह घबरा गई और चिल्लाने लगे, लोग ये करने लगे। तो उनको कहीं जब तोप का गोला वहाँ पड़ा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, तो उन्होंने कुएं में दर छलांगे लगा दी। औरतों ने, बच्चों ने, कई बच्चे फेंक दिए सीधा ही जान बचाने में। तो बड़ी बुरी तरह नरसंहार हुआ था। तो क्या हुआ, उधम सिंह भी उस टाइम इस कांड, जब ये कांड हुआ था वहाँ थे, उन्हें भी एक गोली लग गई थी। वह 12 वर्ष के थे। तो वहाँ पर एकदम से वो स्थान खून से लाल हो गया और चीखे, चिल्लाए। तो डायर, जिसने गोली का ये आदेश दिया था, वो बड़ा हंसा और वापसी बार अमृतसर की सड़कों में दाएं बाएं जो भारतीय, जहाँ भी भारतीय दिखे
उन भारतीयों को गोली मारता गया और कुछ लोगों को, कुछ को तो तोफ में पीछे बांध करके घसीट करके वो ले जाया गया। तो इसका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस डायर को इनाम दिया था, उसकी प्रमोशन होगी और उसे ब्रिटेन भेज दिया। स्पेन की ब्रिटेन पोस्टिंग हो गई थी उसकी, ट्रांसफर हो मतलब प्रमोशन हो गया था। तो फिर क्या हुआ, जब दूसरे दिन भगत सिंह को ये पता चला कि यहाँ पर ऐसा ऐसा नरसंहार हुआ है, तो वहाँ उस स्थान पर मौका करने आया। तो उसने वहाँ की जो लाल मिट्टी को बोतल में स्टोर किया और उस बोतल को अपने घर ले गया कि मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगा। तो ऊधम सिंह ने भी ये प्रण कर लिया था कि डायर ने आज मेरे भारतीयों को इस प्रकार ये किया है, तो मैं इस बात का भाई बदला लेंगे। सब मतलब इन ब्रिटिशों पर बड़े बड़े आक्रोशित हुए थे। तो ऊधम सिंह के सर से माता पिता का साया उठ चुका था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक संकल्प ले लिया था कि मैं डायर को मार के ही रहूँगा। तो उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब था, तो उसने कुछ धन कमाया, इकट्ठा किया और उस मतलब मिस्त्री का काम सीखा और मिस्त्री का काम सीखते सीखते उसने कुछ धन इकट्ठा किया और ब्रिटेन चला गया। वहाँ होटल में काम कर रहा था और पैसे नहीं थे, तो उसने पिस्तौल खरीदनी थी। तो उसने होटल में काम करते करते इतना पैसा कर दिया कि उसने पिस्तौल खरीद ली। एक बार डायर का वहाँ पर सभा हो रही थी, बहुत बड़ी सभा हो रही थी। तो ऊधम सिंह भी वहाँ आए थे और वो पिस्तौल किताब के बीच में डालकर वो वहाँ एंट्री हुए और उसके कार्यक्रम में बैठे। जब डायर का उद्बोधन होना था, जैसे वो उठा, उसका सम्मान हो रहा था, उसको हारे पहनाई जा रही थी, तो ऊधम सिंह चुपचाप वहाँ गए और धड़ाधड़ 2 गोलियाँ उसके सर पर दे मारी और कहा कि मैंने 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था और 1940 में उसने ये बदला लिया था। तो 21 साल हो गए थे। तो फिर उसने गोली मारने के बाद स्वीकार किया कि मैंने अपने मतलब जो हत्याएं जलियांवाला कांड में उसका बदला ले लिया है। तो उसने ये जो बची गोलियां थी वो वहाँ पर सिपाही पुलिस के हाथों फेंक दी। पुलिस वाला घबरा गया कि भाई मुझे मारना दे। तो ऊधम सिंह ने कहा डरो मत, मेरी तुमसे कोई वो दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी डायर से थी और मैंने वो जो बदला पूरा कर लिया है। तो देखिए, हमें ये ऊधम सिंह, शहीद ऊधम सिंह, इसे भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि का मतलब होता है, वैसे तो बताया जाता है पुष्प अर्पित करना, श्रद्धांजलि का मतलब होता है इन वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा पूर्वक जो इनकी स्तुति करना, जिनके बारे में हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो प्रेरणादायी शब्द ये करते हैं, इसे भी हम श्रद्धांजलि कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक ये करते हैं। तो ऊधम सिंह को भी आज हम मतलब उनके ये से भी हम गहरे दिल से उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। मतलब उन्होंने भी देखिए अपने संकल्प के लिए जिया हो कि मैंने डायर को, कर्नल डायर को मारना है, जिसने हमारे माँ, बेटियों, बहनों, भाइयों पर इतना जुल्म किया। तो उसने जो है अपने संकल्प के लिए 20-21 साल की प्रतीक्षा की, फिर जाके अपना संकल्प पूरा किया।
ऐसी मान, वैसे तो लोग अपने लिए जीते हैं, अपने घर के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन देखो अपने घर को त्याग देना और देह को त्याग देना और इस ऊंची चेतना के साथ, राष्ट्र चेतना के साथ जीना, ये बहुत बड़ी बात है। 1919 हम पहुंचे थे, 1919 साथ साथ रहेंगे तो पता चलता जाएगा आपको। 1919, फिर उसके बाद 1920 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो भारतीय बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए थे, बड़ा गुस्से आए थे कि एक तो इन्होंने ब्रिटिशों ने हमारे पास धोखाधड़ी की थी। तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चला दिया। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि ब्रिटिशों के किसी भी प्रकार की वस्तुओं को सहयोग नहीं देना, असहयोग आंदोलन। ये व्यापार करते थे, भारत से बहुत पैसा कमाते थे, तो पूरे भारतवर्ष में इतना खतरनाक तरीके से चला था महात्मा गांधी का यह असहयोग आंदोलन कि इनकी नीतियों को नहीं मानना, इनके कपड़े नहीं खरीदने, इनका कुछ नहीं खरीदना, इनके हाथों का कुछ नहीं लेना। तो असहयोग आंदोलन चला था। तो सभी क्रांतिकारियों को, नरम दल को, गर्म दल को, सभी को ये लग गया था कि जब अब इनका असहयोग देते रहेंगे, समर्थन नहीं देंगे, तो ये अपने आप ही भारत से चले जाएंगे। तो 1920 में चला था। तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। चौरा चोरी एक स्थान है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ दुकानदार विदेशियों के सामान, वस्त्र, शराब बेच रहे होते हैं। तो वो वहाँ पर विदेशियों के सामान और शराब वगैरह बेच रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को, भारतीय लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन का ये हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो वहाँ पर दुकानदार को कहते हैं कि ये सामान बंद करो। वो नहीं मानते हैं, वो फिर वहाँ पर वो तो तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो वो दुकानदार पास वाले थाने को कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पर हमारे हमारे सामान को ये किया जा रहा है। तो वहाँ पास थाने से पुलिस वाले आते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वो पूरे जो भारतीय नहीं जाते हैं, जो क्रांतिकारी युवा है वो नहीं मानते हैं। तो वो एक दो गोलियां मारते हैं और उसके साथ दो लोग घायल हो जाते हैं और उस थानेदार की गोलियां खत्म हो जाती है। तो बाद में क्रांतिकारी उस थानेदार को दौड़ाते हैं और वो थाने के अंदर जाता है। तो उस थाने को ही क्रांतिकारी आग लगा देते हैं और थाने में 20-22 थाने पुलिस कर्मी जलकर राख हो जाते हैं। तो ये है चौरा चोरी कांड के नाम से ये हुआ। तो चौरा चोरी में घटी थी एक घटना। फिर उसके बाद महात्मा गांधी को ये घटना देखकर बड़ा दुख होता है। भाई मैंने तो बोला था भी असहयोग आंदोलन, इनका साथ नहीं देना अंग्रेजों का, लेकिन आप लोगों ने ये क्या कर दिया, जान ले लिया आपने। तो इस पर उसने असहयोग आंदोलन 22 को फरवरी को 4 फरवरी 1922 को उसने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। शिट। तो क्रांतिकारियों को बड़ा गुस्सा आया, भाई उसको वापस नहीं लेना चाहिए था, बड़ा अच्छा चला था। तो क्या हुआ, थोड़े होते तो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो उसका देशद्रोह का मुकदमा चलाया महात्मा गांधी का और उसको मार्च 1922 को जेल होगी, महात्मा गांधी को जेल हो जाती है। फिर उसके बाद 22 के बाद 1925 में काकोरी कांड हो जाता है। काकोरी एक स्थान है, वहाँ रेलवे
स्टेशन है, वहाँ पर क्या हुआ कि ये लड़ाई लड़ने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए धन की भी ज़रूरत होती है। तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों से क्यों धन लें, क्यों ना ब्रिटिशों का ही धन लूटा जाए। तो ट्रेन में धन, वो जो पैसा ब्रिटेन का जो वो पैसा जा रहा था, तो उसमें 10 क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया कि इस ट्रेन को लूटेंगे। तो काकोरी कांड में जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन 10 क्रांतिकारी थे। उन्होंने प्लान बना दिया कि इस ट्रेन को, तो ट्रेन के अंदर में चले गए और सभी यात्रियों को बोला कोई भी शोर नहीं मचाएगा, हम आपकी जान नहीं लेंगे, आप चुपचाप रहना, और किसी ने अगर शोर मचाया तो गोली मार दी जाएगी। तो उन्होंने उस ट्रेन को लूटा था। 4000 वहाँ उस ट्रेन से उन्होंने हासिल किया था। 4000 उस टाइम 4000 ठीक होता था। तो फिर उन 10 क्रांतिकारियों को, ये 1925 में हुआ था, तो 1927 में वो पकड़े भी गए थे और उन्हें पहाड़ी कवि चैनल के लिए बरूड से खुशीराम ठाकुर की रिपोर्ट।